जय हिंद दोस्तों। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री सेशल्स के दौरे पर हैं और जहां उन्हें सेशल्स का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। ये हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा जनसंहार करने की कोशिश की जा रही थी। लगभग 30,000 लोगों को जान से मारने की साजिश रची थी इस व्यक्ति ने, जिसका चेहरा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और मारने का जो तरीका था वो बेहद अनूठा तरीका था। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसके पीछे कौन है, इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बांग्लादेश का चीन के साथ रिश्ते में सुधार आना क्या भारत के लिए खतरे की बात है, इस पर भी चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी खबरें आपको बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से मिल सके। फिलहाल इस खबर पर आप नजर डालिए। लाइन क्या लिखा हुआ कि मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाली 14,900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका। दोस्तों ये 14,900 कैप्सूल तो जब्त किए गए हैं, लेकिन अनुमान किया जा रहा था 30,000 कैप्सूल बनाकर लोगों को मारने की। और दोस्तों वो कैप्सूल था क्या? ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये व्यक्ति ने क्या किया, इसने एक बहुत अच्छी प्लानिंग की कि मुहर्रम के दिन पेन किलर के नाम पे कैप्सूल में जहर भरकर लोगों को दे दूंगा और ऐसे बहुत सारे लोगों की जान ले ली जाएगी। ये प्लानिंग थी इसकी। लेकिन इस प्लानिंग को पूरी तरीके से मुंबई पुलिस ने खत्म कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, उस प्लानिंग को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। थोड़ा और अगर आप डिटेल्स में जाएंगे इस खबर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 बनाने का लक्ष्य था और हर टेबलेट में 1-1 ग्राम जहर डाला गया था। अब सोचिए कि इस तरीके से अगर ये जहर 30,000 नहीं, मात्र 10,000 व्यक्ति के पास भी अगर पहुंचा रहता तो इतना बड़ा जनसंहार हो जाता और इससे देश में आंतरिक जो सुरक्षा है उस पर एक बहुत बड़ी सेंध लग जाती। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि देश के अंदर जो रहने वाले जो हमारे दुश्मन हैं वो सबसे बड़े खतरनाक और सबसे बड़े आतंकवादी हैं इन बाहर के देशों में बैठने वाले आतंकवादियों से। दोस्तों ये आतंकवादी नहीं तो और क्या है, जिसका मंसूबा है कि बड़ा जनसंहार किया जाए, 30,000 लोगों की जान ले ली जाए, मासूम लोगों की जान ले ली जाए। और दोस्तों ये उसी समुदाय से आता है जिस समुदाय के लोग मुहर्रम मना रहे थे। अपने ही समुदाय के लोगों को जान से मारने की इसने प्लानिंग कर रखी थी। इससे समझा जा सकता है कि देश में आंतरिक सुरक्षा को सेंध मारने की कोशिश की जा रही थी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश की जा रही थी। आप डिटेल्स में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 39 वर्ष का ये व्यक्ति है और ये रहने कहाँ का वाला है, तो पुणे का रहने वाला। इसका नाम है फयाज प्रेम जी और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है। और ये क्या कर रहा था, पॉइजन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पेन किलर्स के नाम पे। कब? मुहर्रम वाले दिन। कहां पे? मुंबई में। द मैटर केम टू लाइट आफ्टर अ पर्सन फेल इल। ये खबर तब आती है जब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और बीमार जब पड़ जाता है इस पर जांच बैठती है और फिर जब्त किए जाते हैं 14,900 कैप्सूल। आई थिंक आपको इस खबर की पूरी जानकारी हो गई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, इनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ सेशल्स के दौरे पर है जहां पे उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उनको सबसे बड़ा सम्मान से नवाज रहा है, और एक तरफ भारत के अंदर कुछ लोग हैं जो भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और दोस्तों एक बात आपको यह भी जाननी होगी कि इन सारे प्रोपेगेंडा को अगर बस्ट करना है तो आपको फैक्ट्स पे, आपको डेटा पे बात करनी होगी, तभी जाके आप इस प्रोपेगेंडा को बस्ट कर पाएंगे। क्योंकि कल इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बयान दिया, ये जो भी खबरें चल रही हैं ये सारी खबरें भ्रामक है और कल इस वीडियो को मैंने कवर कर रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखना एक बार। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे का स्लाइड है वो और इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। वहां पे जाकर आप इसको देख सकते हैं कि क्या प्लान था इसका और कौन सा केमिकल यूज किया जा रहा था इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति के द्वारा जो केमिकल यूज किया जा रहा था उसका नाम था जिंक फॉस्फाइड। और ये जिंक फॉस्फाइड जो केमिकल है ये बहुत ही टॉक्सिक है, ये एक रेड पॉइजन है और इसी का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को मारने के लिए। जब आप इसको स्वेलो करते हैं, जब आप इसको निगलते हैं तो ये रिलीज करता है पॉइजनस फॉस्फाइन गैस पेट में, यानी कि स्टमक में, और वहीं से सारी चीजों की शुरुआत होती है और फिर कुछ ही समय में व्यक्ति की मौत हो जाती है। सोचो दोस्तों, 30,000 लोगों को मारने का प्लान था। ये बहुत बड़ा मैसिव स्केल पे प्लानिंग की जा रही थी और इसके पीछे कौन लोग हैं इसका तो खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से लोगों से, इस तरीके के लोगों से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों से हम अपने देश को और खुद को नहीं बचाएंगे, इन लोगों के मंसूबे वो
पूरे होते चले जाएंगे। और अगली खबर पे ध्यान से देखिए आप, ये जो खबर है आपको थोड़ी राहत देगी। राहत किस मामले में देगी कि जिस आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, जिस आतंकवाद का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान में ही आतंकवादियों ने अपने ही देश में कुछ ऐसे कमाल कर दिए हैं जिससे वहां के लोग रोना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादी घटना हुई है और वहां पे 6 टेररिस्ट मारे भी गए हैं और एक जो है वो जिंदा पकड़ाया भी। वन कैप्चर्ड आफ्टर रेंजर्स बेस अटैक इन पाकिस्तान कराची। इस पर जो है डिटेल में चर्चा करूंगा अगले स्लाइड में, जो है आपको इस पे सारे जो है डिटेल्स मिल जाएंगे। किस तरीके से जो है पाकिस्तान में लगातार आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से, और आपको ये भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं आतंकवाद है तो वो है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद फैलाता ही नहीं है, आतंकवाद को सहने वाला, आतंकवाद को पालने वाला ही सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान। और यही कारण है कि वहां पे आए दिन महीने में तो आपको 4 5 6 इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी जगह पे जो है कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधि को किया जा रहा होगा। यहाँ पे देखिए 6 टेररिस्ट किल्ड, 4 सोल्जर्स डेड इन कराची। 4 जो है सैनिक भी मारे गए हैं, 6 आतंकवादी भी मारे गए। और ये आतंकवादी किसी और देश के नहीं है, किसी और देश से पाकिस्तान में नहीं घुसे हैं, बल्कि पाकिस्तान के ही हैं। लेकिन इसका इल्जाम जो है पूरी तरीके से भारत पे लगाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान की सरकार ने, वहां के DGISPR जो है, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो है पाकिस्तान में ये जो आतंकवादी घटनाएं जो भी हो रही हैं, इसके पीछे पीछे पूरी तरीके से भारत का हाथ है। दोस्तों, ये ब्लेम गेम खेलने की आदत पाकिस्तान की बहुत पुरानी है, क्योंकि जब भी इन लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है, इनका जो है सीधा सा टारगेट जो होता है वो भारत होता है। लेकिन इनको नहीं पता है कि भारत जो है वो बुद्ध की भूमि है। और भारत जो है बुद्ध की भूमि है, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है बल्कि मानने वाली भी बात है। हम तब तक किसी को नहीं छेड़ते हैं जब तक हमें कोई उंगली नहीं करता, लेकिन जिस हाथ से अगर उंगली करोगे उस हाथ को हम तोड़ने की भी आमदा रखते हैं। और यही जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया था। लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। अगर इनके अंदर वो हिम्मत होती तो अफगानिस्तान वाले आज तक इनको मारते पीटते नहीं। इनको ईरान की चिंता है, इनको इसराइल और ईरान के वॉर को रुकवाने की इनको चिंता है, लेकिन अपने देश में शांति स्थापित करने की चिंता नहीं है। शायद यही कारण है कि अफगानिस्तान वाले रोज पकड़ते हैं और रोज पीटते हैं इनको। देख लीजिए आप, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 6 टेररिस्ट एंड कैप्चर्ड अनदर अलाइव आफ्टर अ फाइलिंग ब्रेजन अटैक बाय मिलिटेंट ऑन अ सिंध रेंजर्स कंपाउंड इन कराची सैटरडे। सैटरडे की ये घटना है। कुछ लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जो है जिंदा भी पकड़े गए हैं। ठीक बात है। अब अगले स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इस पे और डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, और इस संगठन का भी नाम अब आपको याद करना पड़ेगा, जमात उल अहरार। ये जमात उल अहरार कोई नया संगठन नहीं है। आपने सुना होगा नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, टीटीपी। टीटीपी से ही अलग होकर जो है लगभग 2014-15 में ये संगठन बना जिसका नाम है जमात उल अहरार। और इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है असेंबली ऑफ द फ्री। इसका मीनिंग है असेंबली ऑफ द फ्री। और जमात उल अहरार जो है पाकिस्तान में एक धीरे धीरे कर एक बड़ा संगठन बन गया। और जैसे ही ये बड़ा संगठन बना, पाकिस्तान की सरकार को जो है दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने की बात करते हैं, बलूचिस्तान को अलग करने की बात करते हैं। और जब ये बातें छेड़ी जाती हैं, जब ये बातें उठाई जाती हैं, तो पाकिस्तान की सरकार इनका दमन करने की कोशिश करती है और इसी के जवाब में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं ये सारे संगठन के लोग। डिटेल्स देखते हैं इसकी, विच ट्रांसलेट्स इच एन एक्टिव जिहादी मिलिटेंट ग्रुप। कैसा ग्रुप है? जिहादी मिलिटेंट ग्रुप है ये। कौन सा? जमात उल अहरार, ऑपरेटिंग प्राइमरली इन द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन। जमात उल अहरार वाज फॉर्म्ड इन अगस्त 2014 एज अ ब्रेकअवे फैक्शन ऑफ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मैंने आपको बताया कि टीटीपी से अलग होकर जो है 2014 में जो है ये संगठन बना था। ठीक है। दे हैव एक्सप्रेस्ड आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट विद बोथ अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईएसआईएस और अल-कायदा, इनके साथ इनके आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। इनकी जो विचारधारा है वो अलकायदा से मैच करती है, इनकी जो विचारधारा है वो इस्लामिक स्टेट से मैच करती है। और इसीलिए इसको कहा गया है जिहादी मिलिटेंट ग्रुप। और कहीं ना कहीं इसका जो है हाथ देखने को मिला है इस घटना में जो कि कराची में हुआ है सैटरडे को। ठीक बात है। अब चलिए आगे देख दोस्तों, अगर पिछली बार अगर आप देखें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हमला कराची में 2023 में किया था। उसके बाद से लगातार जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या फिर तालिबान यानी कि अफगानिस्तान से जुड़े हुए कोई संगठन हो, उन्होंने लगातार जो है पाकिस्तान में हमला किया है, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। ये स्लाइड में जो 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। जैसे कि आप देखिए तो यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स ने क्या किया था, 2 चाइनीज इंजीनियर्स को जो है मार दिया था।
Another attack was carried out when two Chinese engineers were killed in a suicide bomber near Karachi airport claimed by the Banned Balochistan Liberation Army. ये BLA है। यानी कि जितने भी ये संगठन के नाम मैं आपको बता रहा हूं, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, इन सब का एकमात्र मकसद क्या है? एकमात्र मकसद है कि पाकिस्तान से इन लोगों को अलग होना है। और जब अलग होना है तो सप्रेस करती है, जो वहां की जो सरकार है, जो आर्मी है, वो दमन करती है। और इसका जवाब जो है वो आतंकवादी घटनाओं के रूप में जो है वो करते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस किल 12 टेररिस्ट इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ही देश के एक प्रांत के कितने लोगों को, 12 टेररिस्ट को मार दिया। अब ये तो कहते हैं उनको टेररिस्ट है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है, वो वहां की आवाज उठा रहे हैं, बलूचिस्तान की आवाज उठा रहे हैं। बलूचिस्तान की आवाज क्या है? बलूचिस्तान की आवाज ये कि वो लंबे समय से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। और जो लोग इसकी मांग करते हैं उनको पाकिस्तान क्या डिक्लेयर कर देता है? टेररिस्ट डिक्लेयर कर देता है। तो ये जो 12 टेररिस्ट जिनको मारा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने, ये हालांकि टेररिस्ट है नहीं, ये बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ने वाले लड़ाके हैं। और इनको जो है पाकिस्तान जो है उसकी आर्मी जो है बहुत बुरी तरीके से उसका दमन कर रही है। और एक तरफ भारत, देखिए भारत क्या कर रहा है। भारत आपने देखा हो कि वेनेजुएला में अभी जो है भूकंप आया था, और वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसके बाद भारत ने बड़े पैमाने पे राहत सामग्री जो है वहां पे पहुंचाई है, ताकि वहां के लोगों को असिस्टेंस मिल सके। उन्होंने बहुत सारे फर्स्ट एड किट, बहुत सारे मेडिकल्स इक्विपमेंट्स, दवाइयां, टैबलेट्स, ये सब कुछ जो है वहां पे भिजवाई गई हैं, फूड्स भिजवाए गए हैं वेनेजुएला में, क्योंकि वहां पे जो है त्रासदी आई हुई है, भूकंप आया हुआ है। इसी तरीके से जो है हमने क्या किया है, 5 टन ऑफ मेडिकल एड जो है अफगानिस्तान में भिजवाया है। किस लिए? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते। अगर आप देखेंगे तो देखो, भारत जो देश है ना, भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश है हमारे, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ये सारे के साथ हमारे जो रिश्ते हैं ना, उतने अच्छे रिश्ते नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान और भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं। और इन नजदीकियों के बढ़ने के कारण भारत जो है अफगानिस्तान में किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो वहां पे मदद करने के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। आपने कुछ समय पहले देखा हो कि भारत ने बहुत सारे एम्बुलेंसेस जो है वो पाकिस्तान के पड़ोसी देश बांग्लादेश कह रहा हूं, अफगानिस्तान में भिजवाया था। जब से हमारा भारत का अभिन्न अंग कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया, हमसे जो है लूट लिया एक तरीके से धोखे से, तो उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ हम डायरेक्ट बाउंड्री तो शेयर नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तान का पड़ोसी देश तो हमारा भी है अफगानिस्तान, लेकिन जो हमारा एक कुछ जमीनें जो हैं जो पाकिस्तान ने छीन रखी हैं, उसके वजह से जो है डायरेक्ट बाउंड्री हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि किसी भी तरह का ट्रेड जो है वो लैंड रूट से हम नहीं करते हैं अफगानिस्तान के साथ। हमें जो है बहुत घूम कर जाना पड़ता है अफगानिस्तान में। ये सब चीजें आपको आपको पता होंगी। अब देख लीजिए यहाँ पे, जब हमने मदद की अफगानिस्तान की, तो ये है ख्वाजा आसिफ। और ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर है, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर कहने के लिए है, वहां का ये पालतू कुत्ता है। ये कहता क्या है कि ये जो मेडिकल असिस्टेंस हमने दिया है ना, उसके अंदर हमने बहुत गलत गलत चीजें भरी हैं। तो लोगों ने पूछा क्या गलत गलत चीजें भरी हैं, तो वो कहता है कि इजरायली ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान को भेजे जा रहे हैं भारत के द्वारा। और भारत इजरायली ड्रोन क्यों भेज रहा है अफगानिस्तान में? ताकि अफगानिस्तान में जो तालिबानी है वो उसका इस्तेमाल कर सके पाकिस्तान के खिलाफ। देखो दोस्तों, इस तरह के जो बयान है वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो है ये सुर्खियों में बने रहें। यही ख्वाजा आसिफ है। और ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है, इस बयान को आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ख्वाजा आसिफ पूरी दुनिया में एक तरीके से अपने आप को चर्चा का विषय बनाने के लिए भारत के ऊपर जो है टिप्पणी करता है। और टिप्पणी भी ऐसी करता है जिससे जो है इसको सुर्खियों में जगह मिल सके। आप देख लीजिए यहाँ पे, स्पीकिंग ऑन पाकिस्तान टेलीविजन, आसिफ सेड देयर वाज 100% ट्रूथ टू रिपोर्ट दैट ड्रोन्स वर बीइंग स्मगल्ड अंडर द गाइज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कह रहा है कि मैं 100% श्योर हूं इस बात को लेकर कि मेडिकल असिस्टेंस के नाम पे भारत जो है इनको ड्रोन्स भेज रहा है। किसको? तालिबान को, अफगानिस्तान को। और क्यों भेज रहा है? ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सके। और सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान के पास खाने पीने को तो कुछ है नहीं, भूखा नंगा देश है। लेकिन अपने जो इनका सबसे बड़ा सरगना है, जो इनका सबसे बड़ा मसीहा है, जिसका नाम आसिम मुनीर है, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो उसके सैलरी में यानी कि तनख्वाह में इजाफा किया गया है। इस हेडलाइन को पढ़िए, पाकिस्तान आर्मी की 90,000 पुतलें ढाका में टंगी हैं, बलूच नेता मुनीर को याद दिलाई भारत से पिटाई चेताया। ये वो बात है, कौन सी वाली बात है, जब बांग्लादेश को आजाद कराया था इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया था उस समय पाकिस्तान के कितने हजार सैनिक, लगभग 90,000 सैनिक जो है भारत के सामने सरेंडर कर चुके थे। और जब सरेंडर उन लोगों ने कर दिया तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान को अपने दो टुकड़ों में तोड़ा। और ये याद कौन दिला रहा है? बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े नेता ने याद दिलाई है इस बात की पाकिस्तान को कि तुम्हारी हालत वैसे ही खराब कर दी थी भारत ने, भारत के खिलाफ जो है कभी तुम गलत ना सोचा करो, गलत सपने में भी ना सोचा करो, नहीं तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश का जिस तरीके से निर्माण कराया था उसी तरीके से अब पाकिस्तान से अलग कर देगा बलूचिस्तान को भारत। समझ में आ रही है आपको बात? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान से
एक समय में बांग्लादेश अलग हुआ था, अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा और ये कहा है बलोच नेता ने। ठीक है, अब ये मैं आपको जो बता रहा था कि सैलरी जो बढ़ाई गई है आसिम मुनीर की, ठीक है, आसिम मुनीर की जो है सैलरी जो है वो लगभग 25% की बढ़ोतरी की गई है उसमें। ऑपरेशन सिंदूर में चोट खाए सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर का बड़ा कदम, सैलरी में सीधे 25% का इजाफा, यानी कि सैनिकों की सैलरी में भी इजाफा हो रहा है और खुद की जेब में भी पैसा डालने का उसने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। आपको पता होगा एक तरीके से पाकिस्तान को चला कौन रहा है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान को नहीं चलाता, चलाता कौन है? आसिम मुनीर चलाता है, क्योंकि पूरी जो डोर है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान की पूरी आर्मी की, पाकिस्तान की पूरी सेना की, वो पूरी तरीके से आसिम मुनीर के हाथ में है। यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान अपने सैनिकों की सैलरी बढ़ाने जा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य ऑफिसरों फौजियों की तनख्वाह 25% तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी के बाद यह फैसला लिया है और ये भारी बढ़ोतरी जो हो रही है रक्षा बजट में, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये सारे पैसे भीख मांग कर आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सारे असिस्टेंस इनको मिल रहे हैं, चाहे आईएमएफ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो। ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन या फिर इनका जो मित्र देश है, कौन सा? अमेरिका, वहां से जो है इनको फंडिंग मिल रही है और उसी के कारण जो है ये अपना रक्षा बजट जो है बढ़ा रहे हैं। और रक्षा बजट बढ़ाने का एकमात्र मकसद ये भी है कि भारत को जो है आंख दिखाना है, लेकिन अगर ये आंख दिखाएंगे तो भारत की सरकार और भारत की सेना इतनी मजबूत है कि उन आंखों को निकाल कर गोटियां खेल सकती है। इस बात को भी आपको समझना होगा। ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। आपको पता होगा जब से ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने जो है भारत को लेकर कुछ अच्छा मेजर स्टेप नहीं लिया है, गुड स्टेप नहीं लिया है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो जब भी प्रधानमंत्री बनती थी भारत के दौरे पर आती थी और भारत के दौरे पर आकर भारत के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती थी और शेख हसीना का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। लेकिन जब से खालिदा जिया के बेटे जब बने हैं प्रधानमंत्री वहां के, इन्होंने जो है भारत के प्रति कुछ अच्छा ऐसा संकेत नहीं दिखाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला दौरा तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इन्होंने किया, आसियान देशों में किया और उसके बाद ये चाइना पहुंच गए। चाइना पहुंचने के बाद इन्होंने एक ऐसा मेजर स्टेप लिया जिसकी वजह से भारत को थोड़ा सा तो नुकसान पहुंचा है। और नुकसान किस मामले में पहुंचा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सच में नुकसान पहुंचा है ये भी आपको जानना चाहिए। हुआ क्या है कि बांग्लादेश चाइना ज्वाइंट स्टेटमेंट मोंगला पोर्ट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया डिकोटेड। अगर आपने मोंगला पोर्ट का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि मोंगला पोर्ट पर भारत ने एक तरीके से अपनी रजामंदी दिखा दी थी। किस तरीके से रजामंदी दिखा दी थी और कब से दिखा रही थी? 2015 की यह बात है। 2015 से लेकर 2026 तक कहीं ना कहीं जो है भारत को एक्सेस मिलने वाला था इस मोंगला पोर्ट पे। लेकिन इस मोंगला पोर्ट पर अगर भारत को एक्सेस नहीं मिला तो इसका कारण था इसके पहले का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बांग्लादेश का, इसका नाम था मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के आने जाने के बाद जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान को और चाइना को खुश करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध ये भी नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये भी आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में, आप ध्यान से इसको देखते जाइए। सबसे पहले समझ लीजिए ये मोंगला पोर्ट है कहां और मोंगला पोर्ट का जानना हमें हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहले देखिए कोलकाता है, ये मोंगला पोर्ट है, और ये है चटगांव पोर्ट। ये तीनों जगह का नाम आपको याद होना चाहिए। मोंगला पोर्ट से कोलकाता की जो दूरी है वो मात्र 188 किलोमीटर है। चीन का 80% जो क्रूड ऑयल जो है हिंद महासागर से जो है गुजरता है। हिंद महासागर में 17 चीनी बंदरगाह प्रोजेक्ट सक्रिय है। 17 चीनी जो बंदरगाह है, 17 चीनी जो बंदरगाह जो है वो एक्टिव है। ये एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 80% का जो क्रूड ऑयल जो है वो हिंद महासागर से ही होकर गुजरता है। अगर इंडियन ओशियन से अगर 80% क्रूड ऑयल जो है सप्लाई हो रही है चाइना को, तो चाइना को चाहिए कि भाई अलग अलग पोर्ट्स जो है वहां पे डेवलप किए जाए। और इसीलिए हिंद महासागर में ही उसने 17 पोर्ट्स जो है वो डेवलप कर रखे हैं, एक्टिव कर रखे हैं। अब यहाँ पे जानिए कि भारतीय सीमा में मंगला 80 किलोमीटर दूर चीनी जासूसों का जो है मंसूबा पाले है। यही जो है सबसे बड़ा खतरा है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या ये कहना चाहता है। मंगला पोर्ट भारतीय सीमा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अब चीन की मौजूदगी से जासूसी का खतरा पैदा हो गया है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि मंगला पोर्ट के जाने की वजह से, हमारे हाथ से निकलने की वजह से सबसे बड़ा अगर खतरा कोई होगा तो वो होगा जासूसी का। और जासूसी कौन करेगा? यही चीनी जासूसी करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि भारत अगर आगे बढ़ गया, भारत अगर विश्व शक्ति बन गया तो चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका के बाद अगर कोई देश है जो पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव दिखा सकता है तो वो है चाइना। लेकिन चाइना को डर है सबसे ज्यादा तो भारत से है, क्योंकि भारत जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और जिस तरह के भारत की सरकार निर्णय पर निर्णय लेती जा रही है, आने वाले समय में इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। और जहां पे परिणाम ये होगा कि पाकिस्तान की तो बात ही मैं नहीं करूंगा, चाइना जो है वो भारत से जरूर पीछे हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? धैर्य रखना होगा, समय का इंतजार करना होगा और समय के साथ ही ये सारी चीजें होंगी। अब ये अगली जो स्लाइड है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये है कोलकाता, और कोलकाता ये है मोंगला पोर्ट। इसकी जो अगर दूरी देखेंगे आप
तो 133 किलोमीटर की ये दूरी है। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, बांग्लादेश है साइन एन एग्रीमेंट विद चाइनीज स्टेट ओन कंपनी टू डेवलप एन इकोनॉमिक जोन एट मोंगला। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पे बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है जहां पे जो है जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं वहां पे जो है विशेष तरह की व्यवस्था दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डेवलप हो सके। ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बनाया जा रहा है मोंगला पोर्ट पे। द प्रोजेक्ट रिप्लेसेस प्लान्स फॉर एन इंडिया बैक इकोनॉमिक जोन ऑन द सेम साइट। पहले इंडिया इस पे करने वाला था, लेकिन अब ये जो है ट्रांसफर कर दिया गया है चाइना के पास। और कारण क्या बताया गया है? कारण ये बताया गया है कि इंडिया जो है इस पे किसी भी तरह का सीरियसनेस नहीं दिखा रहा था, इंडिया जो है इसको लेकर काफी एक्टिव नहीं था, सक्रिय नहीं था, इसलिए जो है हम इसको चाइना को दे रहे हैं। द मूव सिग्नल्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर चाइना इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। समझ में आ रही बात? तो चाइना का जो है यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट में। स्ट्रेटेजिक सी पोर्ट सिटी इन खुलना डिवीजन नियर द सुंदरबंस एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है मात्र जो है 130 किलोमीटर का जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बंगाल से, कहां पे, बंगाल से मोंगला पोर्ट का। ठीक बात है। अब देख लीजिए रिसेंट टेंशंस ओवर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। तीस्ता को लेकर भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे टेंशंस हैं, डिस्प्यूट्स हैं। तीस्ता को लेकर क्या डिस्प्यूट्स है, क्या टेंशंस है, ये भी जान लीजिए। प्रीवियसली द मोंगला पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वाज फॉर्मली गिवन टू इंडिया एज वाज द तीस्ता वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विद इन बांग्लादेश। समझ में आ गई आपको बात? ड्यूरिंग मोहम्मद यूनिस इंटरिम regime he made some changes, he had announced reversal of decisions बट इट वाज एक्सपेक्टेड। देखो ये कहानी की शुरुआत हो जाती है मोहम्मद यूनुस से ही, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कहीं ना कहीं चाइना के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे और भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने भी शुरू कर दिए थे। और ये आज जो मोंगला पोर्ट की जो कहानी आज शुरू हो रही है, या फिर कहानी आप जो सुन रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस ने ही इसकी पटकथा रची थी। इसका जो पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग है वो पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस ने ही किया था, और फाइनल जो हस्ताक्षर है वो खालिदा जिया के बेटे जो है रहमान साहब कर रहे हैं। ठीक है। आई थिंक आप आज की वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं बेहतर तरीके से। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते आपको इस खबर के साथ छोड़ जाता हूं कि मानसरोवर यात्रा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो शुरू हुई है, उसमें बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। और अड़चने क्यों आ रही हैं? क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से इस पे कुछ ना कुछ पाबंदी, कुछ ना कुछ बंदिशें लगा रहा है। कभी चाइना लगाता है, कभी नेपाल लगाता है। और इसको लेकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी इशू की है। और जितने भी लोग इस मानसरोवर यात्रा में अपना जो है सफर कर रहे हैं, इस मानसरोवर यात्रा में जा रहे हैं, उन सबको लेकर जो है एक संदेश दिया है, जिसको उनको पालन करने के लिए बोला गया है। इस एडवाइजरी में क्या है ये भी आपको जानना चाहिए कि स्ट्रांगली एडवाइज प्लीज टू वेरीफाई दैट देयर रूट ऑपरेटर इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड बिफोर अंडरटेकिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा। सबको लेकर जिस गाइड से, जिस ऑपरेटर के थ्रू अगर आप जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में, उसको लेकर भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको लेकर भी एडवाइजरी दी गई है। और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो जो वहां पे जो है जो इस धार्मिक यात्रा को कर रहे हैं, उनको लेकर भी एडवाइजरी इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। कारण क्या है? कारण है नेपाल, और दूसरा कारण है चाइना। क्योंकि इन लोगों ने एक तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इन कारणों की वजह से बहुत सारे यात्रियों को जो है वहां पे रोका जा रहा है। तो इसको लेकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडवाइजरी इशू की है कि आप इन सारे जो है पैमानों को, जो है ये सारे पैरामीटर्स को आप फॉलो जरूर करें जब भी आप मानसरोवर यात्रा की ओर जा रहे हैं। आई थिंक आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। दोस्तों ये नया स्टूडियो है, इसमें बहुत सारी चीजों को अभी हमें सेटअप करना है। ये नया सिस्टम लगा हुआ है, इस नए सिस्टम को भी अभी समझने में, जानने में वक्त लग रहा है। कभी कभी बहुत सारी इसमें ग्लिचेज भी होती हैं, उनको भी हम समझ रहे हैं, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आने वाले समय में इन सारी चीजों को जो है 2-4-5 दिनों में हम ठीक कर लेंगे, और फिर जो है आपको बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन प्रस्तुति हम अपने तरफ से देंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।